अरे आंटी जी, हटिए रास्ते से। रास्ता क्यों रोक रही हैं? एक तीखी और अहंकार भरी आवाज चंडीगढ़ के पास स्थित भारतीय सेना की आईएक्स स्ट्राइक कोर के नवनिर्मित मुख्यालय की संगमरमर की लॉबी में गूंजी। आवाज का मालिक लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह राठौर था, जो अभी अभी कोर कमांडर के रूप में पदभार ग्रहण करने आया था। उसकी अच्छी तरह से इस्त्री की हुई युद्ध वर्दी में एक भी शिकन नहीं थी और उसके जूतों की चमक शीशे की तरह थी, जिससे सत्ता की गहरी सुगंध आ रही थी। उसकी आंखें लॉबी के बीच में कुछ जांच रही एक अधेड़ उम्र की महिला पर टिकी थीं। वह महिला, जो सेना के एक कार्यक्रम की तैयारियों में व्यस्त इस जगह के माहौल से बिल्कुल अलग, सादे और साधारण कपड़ों में थी, उसकी बात सुनकर तुरंत नहीं हटी। इसके बजाय वह धीरे धीरे अपने घुटनों के बल से उठी। उसकी नजर जनरल राठौर पर नहीं थी, वह फर्श पर एक ही बिंदु पर टिकी हुई थी। संगमरमर की एक टाइल का कोना जो थोड़ा सा उखड़ा हुआ था। वह छोटी सी खामी उसे ऐसे परेशान कर रही थी जैसे कि यह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समस्या हो, और उसके माथे पर हल्की सी शिकन आ गई थी। विक्रम सिंह राठौर का मिजाज खराब हो गया। आज उसकी सैन्य जिंदगी के सबसे शानदार दिनों में से एक था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए से शीर्ष पर रहने के बाद, सीमा पर एक डिवीजन की कमान संभालने और एकीकृत रक्षा स्टाफ में प्रमुख पदों पर रहने के बाद, अंततः उसे भारत की सबसे शक्तिशाली स्ट्राइक कोर में से एक आईएक्स कोर की कमान मिली थी। वह अपने रास्ते में किसी भी बाधा को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और वह भी एक अज्ञात नागरिक आंटी को तो बिल्कुल नहीं। सुना नहीं क्या? बाहरी हो? उसकी आवाज में अब खुला गुस्सा था। उसके पीछे चल रहे उसके एडीसी, चीफ ऑफ स्टाफ और ऑपरेशंस ऑफिसर जैसे कर्नल रैंक के अधिकारियों के चेहरे सफेद पड़ गए। वे उस महिला की पहचान जानते थे, लेकिन नए नए पद पर आए, आसमान छूते अहंकार वाले 3 सितारों के सामने किसी की भी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हुई। वे बस ठंडे पसीने में भीगते हुए असहाय खड़े रहे। उनकी बेचैन खामोशी ने विक्रम के अहंकार को और हवा दी। सेना में अनुशासन का यही हाल है, एक नागरिक को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। उसने मन ही मन अपने अधीनस्थों को कोसा और उस महिला के कंधे पर जोर से धक्का देकर आगे बढ़ गया। सुनो, यह कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है जहां तुम्हारे जैसे लोग यूं ही घूमते रहें। तुरंत रिसेप्शन से होकर बाहर निकलो। उसी पल महिला का सिर घूमा। बिना मेकअप वाला चेहरा, कसकर बंधे हुए बाल और चुस्त दुरुस्त सैनिकों के बीच एक अजीब सी शांति। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था। वे एक अथाह झील की तरह शांत थीं, लेकिन उनके भीतर एक फौलादी चमक छिपी थी। उन आंखों ने विक्रम की अहंकारी नजरों का सामना बिना किसी हिचकिचाहट के किया। महिला ने कुछ नहीं कहा। उसने बस पास से गुजरते जनरल राठौर और उसके पीछे सिर झुकाए डरे सहमे अधिकारियों को बारी बारी से देखा। उस छोटी सी खामोशी में लॉबी की हवा बर्फ की तरह जम गई। विक्रम ने एक अजीब सी बेचैनी के साथ अपना माथा सिकोड़ा, लेकिन इसे नजरअंदाज करते हुए अपने ऑफिस की ओर बढ़ गया। उसका दिमाग कुछ ही देर में होने वाले शानदार समारोह और अपने उज्ज्वल भविष्य की महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ था। लॉबी में एक छोटी सी दरार उसकी चिंता का विषय नहीं थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि जिस छोटी सी दरार को उसने नजरअंदाज किया था, वही उसके शानदार महल को जड़ से हिला देने वाले एक बड़े भूचाल की पहली दस्तक थी। वह महिला, भारतीय सशस्त्र बलों की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अंजलि शर्मा, लॉबी में अकेली खड़ी उस उखड़ी हुई संगमरमर की टाइल को देखती रही। उसके होठों पर एक हल्की कड़वी मुस्कान आई, जिसे किसी ने नहीं देखा। नए घर की नींव ही ऐसी हो तो मुश्किल है, उसने धीरे से खुद से कहा। यह सिर्फ इमारत की खामी पर एक टिप्पणी नहीं थी, यह नए कमांडर के चरित्र और उसके नेतृत्व में सेना के भविष्य के लिए एक ठंडी चेतावनी थी। लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह राठौर एक विशिष्ट अभिजात्य सैनिक था। उसका सैन्य जीवन एक ऐसी दौड़ थी जिसमें असफलता शब्द का कोई स्थान नहीं था। एनडीए के दिनों से ही वह दूसरों से मीलों आगे था। तेज दिमाग, लक्ष्य के प्रति जुनून और वरिष्ठों के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता के साथ साथ खुद को सबसे बेहतर दिखाने की असाधारण राजनीतिक समझ भी उसमें थी। वह एक ऐसा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था जिसमें वे सभी गुण थे जो सेना जैसा संगठन चाहता है। वह पूरा कारका था। उसका करियर ग्राफ भारत के सबसे प्रतिष्ठित रास्तों से होकर गुजरा था। उसने यूके के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज
और यूएस आर्मी वॉर कॉलेज से सम्मान के साथ स्नातक किया था। भारत लौटने के बाद उसने नीति निर्माण और फील्ड कमांड दोनों में तेजी से तरक्की की। विशेष रूप से जब वह नियंत्रण रेखा एलओसी पर एक इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी के रूप में तैनात था, तब पाकिस्तानी सेना की एक छोटी सी घुसपैठ का उसने जिस सटीकता से जवाब दिया था, वह एक किंवदंती बन गई थी। इस घटना के बाद उसे एलओसी का तूफान उपनाम मिला और उसकी बहादुरी और निर्णायकता ने सेना के शीर्ष नेतृत्व पर गहरी छाप छोड़ी। लेकिन उसकी इस शानदार छवि के पीछे एक स्याह पहलू भी था। उसके लिए सैनिक केवल लक्ष्य हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले संसाधन थे। वह मिशन की सफलता दर, प्रशिक्षण के परिणाम और यूनिट मूल्यांकन जैसे दिखाई देने वाले आंकड़ों का दीवाना था। एक जवान की गरिमा, कल्याण या सुरक्षा उसकी प्राथमिकता सूची में हमेशा नीचे रहती थी। उसके अधीन यूनिट्स हमेशा सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू क्षमताओं का दावा करती थीं, लेकिन साथ ही उनमें दुर्घटनाओं और आंतरिक समस्याओं की दर भी सबसे अधिक थी। वह खुलेआम कहता था कि महान जीत के लिए छोटे बलिदान आवश्यक हैं। उसकी नजर में सेना एक विशाल पिरामिड थी और वह उस पिरामिड के शिखर पर चढ़ने वाला सबसे कुशल पर्वतारोही था। नीचे कुछ पत्थरों के टूटने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका आईएक्स स्ट्राइक कोर का कमांडर बनना एक स्वाभाविक कदम था। भारतीय सेना के दिल कही जाने वाली यह शक्तिशाली कोर उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS बनने की राह में आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी थी। उसने इस जगह को अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए एक आदर्श मंच बनाने की योजना बनाई थी। नवीनतम T-90 भीष्म टैंकों और कनौ वज्र हॉवित्जर तोपों से भरे हैंगरों को देखते हुए वह पहले से ही खुद को साउथ ब्लॉक दिल्ली में सेना प्रमुख की कुर्सी पर बैठा हुआ देख रहा था। इसलिए आज उसके शानदार पदग्रहण समारोह के दिन लॉबी में मिली वह आंटी उसकी चार चारे हैं तस्वीर पर एक मामूली धब्बे से ज्यादा कुछ नहीं थी। दूसरी ओर जनरल अंजलि शर्मा का रास्ता विक्रम से बिल्कुल विपरीत था। वह NDA से नहीं थी। उसने ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी OTA चेन्नई से एक शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी के रूप में शुरुआत की थी और उसे सेना के भीतर मौजूद मजबूत कांच की छत से लड़ना पड़ा था। पुरुषों के वर्चस्व वाले सैन्य संगठन में एक महिला कमांडर का होना अपने आप में एक चुनौती थी। उसके पास विक्रम की तरह कोई मजबूत नेटवर्क या सत्ता का संरक्षण नहीं था। वह केवल अपनी क्षमता और ईमानदारी पर भरोसा कर सकती थी। उसने अपने करियर का अधिकांश समय सीमावर्ती क्षेत्रों में बिताया। सियाचिन ग्लेशियर में एक आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन ऑफिसर के रूप में शुरुआत करने के बाद उसने पूर्वोत्तर में एक इन्फेंट्री बटालियन के इंटेलिजेंस ऑफिसर और एक ब्रिगेड के ऑपरेशंस ऑफिसर जैसे कठिन पदों पर काम किया। उसने दफ्तर में बैठकर चार्ट बनाने के बजाय धूल भरे प्रशिक्षण मैदानों में जवानों के साथ पसीना बहाना चुना। वह हर जवान का नाम जानती थी और उनके पारिवारिक मामलों से वाकिफ थी। कड़ाके की सर्दियों के प्रशिक्षण के दौरान वह सबसे पहले उठकर बैरकों का चक्कर लगाती और सो रहे जवानों के जूते और मोजे जांचती थी। जब फूड पॉइजनिंग का प्रकोप फैला तो उसने खुद रसोई में जाकर खाद्य सामग्री की जांच की और खाना पकाने की प्रक्रिया की निगरानी की। उसका नेतृत्व आंकड़ों से नहीं बल्कि इंसानों से आता था। उसके लिए सेना एक विशाल घर की रक्षा करने वाली बाड़ थी और हर जवान उस बाड़ को बनाने वाला सबसे कीमती स्तंभ था। उसका दर्शन था कि अगर एक भी स्तंभ सड़ता या टूटता है तो अंततः पूरी बाड़ ढह जाएगी। जब वह एक डिवीजन की GOC थी तब एक बड़े भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास के दौरान उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के कारण कुछ जवान एक घाटी में फंस गए थे। वरिष्ठ मुख्यालय ने अभ्यास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जोखिम भरे ऑपरेशन को जारी रखने का आदेश दिया, लेकिन अंजलि ने दृढ़ता से आदेश मानने से इनकार कर दिया। जब हेलीकॉप्टर सहायता असंभव हो गई तो उसने खुद लड़ाकू गियर पहना और एक खोज दल का नेतृत्व करते हुए बारिश में निकल पड़ी। पूरी रात जागने के बाद जब उसने सभी फंसे हुए जवानों को सुरक्षित निकाल लिया तभी वह कमांड पोस्ट पर लौटी। इस घटना के लिए उसे शीर्ष अधिकारियों से फटकार मिली, लेकिन उसने अपने सैनिकों का अटूट विश्वास अर्जित किया। जवान उसे मैडम जनरल नहीं बल्कि हमारी मां कहते थे। उसका भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास में पहली महिला 4 स्टार जनरल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनना
किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह उसकी ईमानदारी और क्षमता का प्रमाण था, जिसने सेना जैसे विशाल संगठन के पूर्वाग्रहों को तोड़कर अंततः उसे शिखर पर पहुंचाया था। आज उसका आईएक्स कोर में बिना किसी पूर्व सूचना के आना भी उसके इसी दर्शन का हिस्सा था। नई इमारत की चकाचौंध से ज्यादा उसके लिए उन जवानों की सुरक्षा और सुविधा महत्वपूर्ण थी जो वहां रहेंगे। उखड़ी हुई संगमरमर की टाइल उसकी नजर में सिर्फ एक घटिया निर्माण नहीं थी, बल्कि बुनियादी बातों और सिद्धांतों की अनदेखी करने वाली मानसिकता का प्रतीक थी। और उसके सामने नया कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह राठौर, उसकी अहंकारी आंखों और रूखे व्यवहार में उसने उस तरह के नेता की छवि देखी जिससे वह सबसे ज्यादा सावधान रहती थी। एक ऐसा कमांडर जो लोगों से ज्यादा अपनी शान को महत्व देता है। दोनों के रास्ते बहुत अलग थे और अब वे दोनों रास्ते भारतीय सेना के दिल में टकराने वाले थे। आईएक्स स्ट्राइक कोर का परेड ग्राउंड अपनी पूरी शान के साथ फैला हुआ था। अच्छी तरह से कटी हुई घास पर हजारों जवान किलापुता कतारों में खड़े थे। पंक्ति में खड़े T-90 भीष्म टैंकों की काली बैरलें आसमान को भेदती हुई लग रही थीं और सैन्य बैंड की भव्य धुनें चंडीगढ़ के आसमान में गूंज रही थीं। आज आईएक्स कोर के नए कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह राठौर का पदग्रहण समारोह था। यह एक भव्य आयोजन था जिसमें सेना के शीर्ष अधिकारी, स्थानीय गणमान्य व्यक्ति और मीडिया के पत्रकार शामिल हुए थे। मंच के केंद्र में खड़े विक्रम सिंह राठौर ने संतोष की मुस्कान के साथ परेड ग्राउंड को देखा। सब कुछ पनडोट था। इस भव्य दृश्य का नायक वह खुद था। वह अपने करियर में एक और शानदार अध्याय मिलत तालन के ताप जोड़ने के इस क्षण का पूरा आनंद ले रहा था। उसका पदग्रहण भाषण महत्वाकांक्षाओं से भरा था। अत्याधुनिक तकनीक से लैस सबसे मजबूत स्ट्राइक कोर, बिजली की गति से दुश्मन के दिल को भेदने वाली यूनिट, युद्ध के प्रतिमान को बदलने वाली अग्रणी भूमिका। उसके द्वारा फेंके गए शानदार शब्दों पर अधिकारी चकित थे और पत्रकार तेजी से उसकी बातें लिख रहे थे। जब भाषण अंतिम चरण में पहुंचा तो मंच संचालक डिप्टी कोर कमांडर ने अगली घोषणा की। अब मैं एक ऐसे व्यक्ति को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद हमारे नए कोर कमांडर को बधाई देने और हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए समय निकाला है। कृपया भारतीय सशस्त्र बलों की प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अंजलि शर्मा का स्वागत करें। जनरल अंजलि शर्मा? विक्रम को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। एक सीडीएस का एक कोर कमांडर के पदग्रहण समारोह में व्यक्तिगत रूप से शामिल होना अत्यंत दुर्लभ था। यह एक अघोषित यात्रा थी। जैसे ही विक्रम ने घबराकर मंच के प्रवेश द्वार की ओर देखा, उसे लगा जैसे उसका दिल पैरों तले आ गया हो। मंच पर धीरे धीरे चढ़ने वाली वही महिला थी जिसे उसने कुछ घंटे पहले लॉबी में आंटी कहकर धक्का दिया था। उसके सादे कपड़े अब कहीं नहीं थे। वह एक शानदार वर्दी में थी जिस पर एक 4 स्टार जनरल के प्रतीक चमक रहे थे। चेहरा वही शांत था, लेकिन अब उस शांति में एक ऐसी अथाह शक्ति थी जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया। लॉबी में उसका व्यवहार, उसके कठोर शब्द, उसकी तिरस्कारपूर्ण नजरें, सब एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूम गईं। अब उसे समझ में आया कि उसके अधीनस्थ अधिकारियों के चेहरे क्यों सफेद पड़ गए थे। वे जानते थे, जिस क्षण उसे एहसास हुआ कि उसने भारतीय सेना के पदानुक्रम में नंबर 1, 6 लाख से अधिक सक्रिय सैनिकों के कमांडर के सामने क्या किया है, उसकी पीठ पर ठंडे पसीने की धार बह निकली। जनरल अंजलि शर्मा पोडियम पर खड़ी हुई। उन्होंने तैयार भाषण को एक तरफ रख दिया और माइक्रोफोन पकड़ लिया। परेड ग्राउंड में जमा हजारों नजरें उन पर टिक गईं। आईएक्स स्ट्राइक कोर के जवानों और नए कोर कमांडर के पदग्रहण का जश्न मनाने के लिए यहां एकत्र हुए सभी सम्मानित मेहमानों। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन स्पीकर के माध्यम से पूरे परेड ग्राउंड में स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। एक कमांडर के कंधे पर लगे सितारे किसी की निजी शान या शक्ति का प्रतीक नहीं है। वे उस देश का भार हैं जिसकी हमें रक्षा करनी है, और वे उन अधीनस्थों के जीवन का भार हैं जिनके लिए हम अपनी जान देने के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी नजरें एक पल के लिए विक्रम सिंह राठौर पर टिकीं। विक्रम ने अनजाने में ही सिर झुका लिया। एक नई इमारत, अत्याधुनिक हथियार, शानदार ऑपरेशनल योजनाएं, यह सब महत्वपूर्ण है,
लेकिन आज मैं इन सबसे बुनियादी चीज के बारे में बात करना चाहती हूं। जनरल शर्मा एक पल के लिए रुकीं और धीरे धीरे परेड ग्राउंड का जायजा लिया। आज सुबह मैंने इस मुख्यालय की लॉबी में संगमरमर की एक थोड़ी उखड़ी हुई टाइल देखी। कुछ लोगों के लिए यह एक मामूली खामी हो सकती है जो दिखाई भी न दे, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी दरार ही एक विशाल बांध को ढाने की शुरुआत होती है। हमारी सेना की असली ताकत चमकते हथियारों या ऊंची इमारतों से नहीं आती है। यह एक कमांडर की उस पैनी नजर से आती है जो एक जवान के घिसे हुए जूते के फीते, रसोई के पुराने नाले या बैरक के कोने में एक अदृश्य दरार को भी देख लेती है। भाषण सुन रहे जवानों के बीच एक शांत फुसफुसाहट फैल गई। उनके शब्द किसी किताबी उपदेश की तरह नहीं थे। यह एक ऐसी आवाज थी जिसने जमीनी हकीकत को बयां किया था। जो कमांडर अपने पैरों के नीचे की जमीन को ठीक से नहीं देख सकता, वह कभी भी दुश्मन की हरकतों को नहीं समझ सकता। जो कमांडर अपने ही जवान का चेहरा ठीक से नहीं पहचान सकता, वह कभी भी उनका दिल नहीं जीत सकता। सम्मान पद से नहीं, बल्कि चरित्र से आता है। सच्चा अधिकार आदेशों से नहीं, बल्कि समर्पण से अर्जित किया जाता है। अब उनकी नजरें सीधे विक्रम सिंह राठौर को भेद रही थीं। यह सिर्फ एक नजर नहीं थी, यह एक तेज चाकू की तरह थी जो उसकी अहंकारी आत्मा को चीर रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह राठौर। जब सीडीएस ने उसका नाम लिया तो विक्रम चौंककर सीधा खड़ा हो गया। अगर आपके कंधे पर लगे ये 3 सितारे आपके अधीनस्थों की गरिमा को कुचलने और अपनी प्रसिद्धि की भूख मिटाने के लिए उनके जीवन को दांव पर लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो एक पल के लिए भी यह मत भूलिएगा कि वे एक चमकदार सम्मान का प्रतीक नहीं, बल्कि एक भारी और बदसूरत लोहे के टुकड़े हैं। बस इतना ही। भाषण समाप्त होने के बाद परेड ग्राउंड में एक पल के लिए भारी खामोशी छा गई। फिर जो तालियां बजीं वे पहले से कहीं ज्यादा जोरदार थीं। यह सिर्फ एक वरिष्ठ अधिकारी के लिए औपचारिक तालियां नहीं थीं, यह जनरल शर्मा के भाषण के लिए जवानों की सच्ची प्रशंसा थी, जिसने उनके दबे हुए दिलों को आवाज दी थी। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच विक्रम सिंह राठौर को लगा जैसे उस पर पत्थर बरसाए जा रहे हों। उसकी जिंदगी का सबसे शानदार क्षण, सबसे अपमानजनक सार्वजनिक फांसी का मंच बन गया था। उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अंजलि शर्मा, मैं तुम्हें देख लूंगा। उसके मन में एक नए युद्ध का बिगुल बज चुका था, लेकिन वह उस समय यह नहीं जानता था कि इस युद्ध का अंत उसकी पूर्ण तबाही में होगा। पद ग्रहण समारोह का अपमान विक्रम की हड्डियों में समा गया था। उसका कोर कमांडर का ऑफिस उसके गुस्से का आईना बन गया था। महंगी महोगनी की मेज पर क्रिस्टल का एक पेपर वेट पड़ा था, जिसे उसने कुछ देर पहले फेंका था, और फर्श पर उसके भाषण की मसौदा प्रति कुचली हुई पड़ी थी। उसके अधीनस्थ अधिकारी दरवाजे के बाहर सांस भी नहीं ले पा रहे थे। उनका नया कमांडर इस समय एक सक्रिय ज्वालामुखी था। अंजलि शर्मा, विक्रम ने चौड़ी खिड़की से परेड ग्राउंड को देखते हुए नफरत भरी आवाज में उसका नाम लिया। जिस औरत ने पूरी सेना के सामने उसका अपमान किया था, जिस औरत ने उसके बाद से 5 में 3 हर, जिस औरत ने उसके बाद से 5 में बाद से 3 हर की बाद से 5 में कर की बाद से 5 में 5 में बाद से 5 में पर किया, जिस औरत ने उसके 5 में 5 में पर की बाद से 5 में 5 में पर की बाद से 5 में 5 में पर की बाद से पर की। जहां केवल ताकत का नियम चलता है, यहां पीछे हटने का मतलब खत्म होना था। उसे अपनी क्षमता को एक ऐसे पच्छालत काम से साबित करना था जिस पर अंजलि शर्मा भी सवाल न उठा सके, जिससे उसका सिर झुक जाए। बदला सबसे ठोस कौशल और सबसे शानदार परिणाम के साथ लिया जाना था। उसने तुरंत अपने चीफ ऑफ स्टाफ को आदेश दिया, तुरंत कोर के ऑप्स ऑफिसर, सभी डिवीजन और ब्रिगेड कमांडरों और प्रमुख स्टाफ अधिकारियों को कोर कमांडर के ऑफिस में बुलाओ। 5 मिनट के भीतर इस बर्फीले आदेश के साथ आईएक्स कोर के मुख्यालय में आपातकाल लग गया। कुछ घंटे पहले का खुशनुमा माहौल गायब हो चुका था। विक्रम के ऑफिस में जमा हुए कमांडर बर्फीले माहौल में उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे। अब से हमारी आईएक्स कोर अपने इतिहास का सबसे साहसी और अभिनव आक्रामक युद्धाभ्यास तैयार करेगी, विक्रम ने एक ऑपरेशनल नक्शे पर हाथ रखते हुए घोषणा की। उसकी आंखों में एक जुनूनी चमक थी। ऑपरेशन का नाम वज्र प्रहार। ऑपरेशन वज्र प्रहार गिजोन की रक्षा केंद्रित प्रशिक्षण अवधारणा को पूरी तरह से पलट देगा। हम दुश्मन के उकसावे का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि उकसावे के संकेत मिलते ही
हम दुश्मन के दिल पर पहले हमला करके उसकी युद्ध करने की इच्छा को शुरू में ही कुचल देंगे। स्टाफ अधिकारियों के चेहरों पर घबराहट दौड़ गई। यह प्रशिक्षण से ज्यादा एक वास्तविक युद्ध योजना लग रही थी, बेहद आक्रामक और खतरनाक। प्रशिक्षण 3 चरणों में होगा। चरण 1, वायुसेना के स्टील्थ लड़ाकू विमान और सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर दुश्मन के वायु रक्षा और संचार सुविधाओं को निष्क्रिय कर देंगे। चरण 2, नौसेना के साथ मिलकर हम एक साथ कई लैंडिंग ऑपरेशन और दुश्मन के पीछे विशेष बलों की घुसपैठ करेंगे, जिससे प्रमुख आपूर्ति मार्ग और पीछे हटने के रास्ते कट जाएंगे। और अंतिम चरण 3, हमारी IX कोर के T-90 भीष्म टैंक और कनौ वज्र तोपें स्टील की लहर बनकर दुश्मन की मुख्य सेना को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। उसकी बताई गई ऑपरेशनल योजना विशाल, शानदार और साहसी थी। यह किसी युद्ध फिल्म को देखने जैसा था। उसकी ब्रीफिंग सुनते हुए युवा अधिकारियों की आंखें प्रशंसा और उत्साह से चमक उठीं। ऐसे ऑपरेशन का नेतृत्व करना किसी भी सैनिक के लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। उस दिन से IX कोर एक ऐसा किला बन गया जो कभी नहीं सोता था। विक्रम ने दिन रात स्टाफ को काम में झोंक दिया। उसका ऑफिस एक विशाल ऑपरेशन कंट्रोल रूम बन गया था और वह एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह सब कुछ नियंत्रित कर रहा था। उसने विस्तृत योजना प्रक्रिया के दौरान अपनी असाधारण रणनीतिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। दुश्मन की रक्षा प्रणालियों का विश्लेषण करने और कमजोरियों को खोजने की उसकी अंतर्दृष्टि अद्भुत थी और प्रत्येक यूनिट को सौंपे गए कार्य एक सटीक मशीन के पुर्जों की तरह आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन उसका पूर्णतावाद केवल हमले और आगे बढ़ने पर केंद्रित था। एक ऑपरेशनल बैठक के दौरान लॉजिस्टिक्स ऑफिसर ने सावधानी से कहा, सर, चरण 2 में दुश्मन के पीछे घुसपैठ करने वाले विशेष बलों के लिए आपूर्ति योजना थोड़ी अवास्तविक लगती है। अगर वे अलग थलग पड़ जाते हैं तो उन्हें कम से कम 72 घंटे तक अपने दम पर टिकना होगा, लेकिन वर्तमान योजना के तहत दिया गया भोजन और गोला बारूद अपर्याप्त है। विक्रम ने उसे गुस्से से घूरा। अगर विशेष बल इन बातों की चिंता करने लगें तो वे विशेष बल कैसे हुए? वे मानव हथियार हैं। उन्हें दुश्मन के इलाके में छोड़ दो। वे जीवित रहना और मिशन पूरा करना जानते हैं। ऐसी कमजोर बातें बंद करो। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने भी चिंता व्यक्त की। लैंडिंग क्षेत्र दुश्मन की तटीय तोपखाने की सीमा के भीतर है। बड़ी संख्या में हताहत होने की स्थिति में घायलों को निकालने की योजना अधिक विस्तृत होनी चाहिए। विक्रम ने मेज पर मुक्का मारा। धड़ाम की आवाज से सब चुप हो गए। हताहत? शुरू होने से पहले ही हार के बारे में सोच रहे हो? जीत में हताहत पदक बन जाते हैं, लेकिन हार में जीवित बचे लोग भी गद्दार कहलाते हैं। मेरी योजना में हार नहीं है, इसलिए हताहतों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सब समझ गए? उसके गुस्से के बाद किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। बैठक का माहौल चर्चा के बजाय आदेश देने का बन गया था। विक्रम के दिमाग में केवल अंजलि शर्मा का हैरान चेहरा और अपनी महान जीत थी। जवानों की भूख, चोट या मौत के लिए कोई जगह नहीं थी। कई हफ्तों की रात दिन की मेहनत के बाद सैकड़ों पन्नों की ऑपरेशन वज्र प्रहार योजना आखिरकार पूरी हो गई। यह विक्रम की महत्वाकांक्षा और रणनीतिक प्रतिभा का निचोड़ थी। उसने अंतिम प्रति के कवर पर हस्ताक्षर करते हुए एक विजयी मुस्कान के साथ कहा, इसे एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय भेजो ताकि CDS मैडम खुद इसकी समीक्षा कर सकें। उसे यकीन था इस बुलात ऑपरेशनल योजना के सामने अंजलि शर्मा भी कोई दोष नहीं निकाल पाएगी। इसके बजाय वह उसकी हिम्मत और प्रतिभा की प्रशंसा करेगी। यह सिर्फ एक प्रशिक्षण योजना नहीं थी, यह अंजलि शर्मा को दिया गया उसका जवाब था और अपनी ताकत का एक जोरदार ऐलान था। अपनी रचना को दिल्ली के साउथ ब्लॉक की ओर जाते देख वह पहले से ही जीत के नशे में चूर था। नई दिल्ली के रायसीना हिल्स पर स्थित एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय। जनरल अंजलि शर्मा का ऑफिस हर तरह से विक्रम के ऑफिस के विपरीत था। कोई भव्य सजावट या महंगा फर्नीचर नहीं था। दीवारों पर भारत का एक विशाल ऑपरेशनल नक्शा, विभिन्न सैन्य उपग्रहों की तस्वीरें और वर्तमान स्थिति बताने वाले बोर्ड लगे हुए थे। उसकी मेज इतनी व्यावहारिक और सरल थी कि उसे किसी भी समय एक फील्ड कमांड पोस्ट में बदला जा सकता था। यह अधिकार दिखाने की जगह नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक गहन युद्ध केंद्र था। IX स्ट्राइक कोर द्वारा प्रस्तुत ऑपरेशन वज्र प्रहार योजना उसकी मेज पर रखी थी।
मुख्यालय के ऑपरेशनल स्टाफ अधिकारी पहले ही इसकी समीक्षा कर चुके थे। उनकी प्रतिक्रिया काफी हद तक सकारात्मक थी। मैडम, लेफ्टिनेंट जनरल राठौर की योजना बहुत ही अभिनव और साहसी है। यह गिजोन के ढांचे को तोड़ती है और अगर इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाता है तो यह हमारी सेना की आक्रामक क्षमताओं को एक नए स्तर पर ले जा सकती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने रिपोर्ट किया। रिपोर्ट सुनते हुए अंजलि ने चुपचाप मोटी योजना को पलटना शुरू कर दिया। उसने उन शानदार आक्रमण मार्गों या बिजली की गति वाली योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया जिनकी सब प्रशंसा कर रहे थे। उसकी उंगलियां योजना के शुरुआती हिस्सों को तेजी से पार करती हुई दस्तावेज के सबसे पिछले हिस्से पर रुकीं, जिसे अधिकांश कमांडर उबाऊ मानते थे। परिशिष्ट, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट प्लान, मेडिकल और इवैक्यूएशन प्लान, विभिन्न मौसम स्थितियों के लिए आकस्मिक योजनाएं, जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन। ये वे संख्याएं और नियम थे जो जीत के लिए नहीं बल्कि संभावित विफलता और सबसे खराब स्थिति के लिए तैयारी करते थे। उसने एक आवर्धक लेंस निकाला और छोटे छोटे अक्षरों को एक एक करके पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसके माथे पर शिकन गहरी होती गई। जनरल साहब, उसने डीजीएमओ को संबोधित किया। हाँ मैडम, इस योजना के अनुसार दुश्मन के पीछे घुसपैठ करने वाली विशेष टीमों का ऑपरेशनल समय अधिकतम 72 घंटे है, लेकिन उन्हें दिया जाने वाला आपातकालीन भोजन और पानी केवल 24 घंटे का है। बाकी 48 घंटे वे क्या खाकर लड़ेंगे? डीजीएमओ ने घबराकर उस हिस्से को फिर से देखा। वो स्थानीय संसाधनों और आत्मनिर्भरता को अधिकतम करने के लिए है। क्या युद्ध का मैदान कोई सुपरमार्केट है? दुश्मन के इलाके के बीच में वे क्या संसाधन जुटाएंगे? यह आत्मनिर्भरता नहीं, भूखमरी है। अंजलि की आवाज शांत लेकिन तेज थी। उसने अगला पन्ना पलटा। क्या आपने लैंडिंग क्षेत्र के पिछले 5 साल के मौसम के आंकड़ों की जांच की है? अभ्यास का प्रस्तावित समय साल का वह समय है जब समुद्र में सबसे घना कोहरा होता है। अक्सर दृश्यता 50 मीटर से भी कम होती है, लेकिन खराब मौसम के लिए आकस्मिक योजना सिर्फ एक पंक्ति है। कमांडर के निर्णय के अनुसार ऑपरेशन जारी रहेगा। क्या कमांडर के निर्णय से कोहरा छंट जाएगा? बैठक कक्ष में हवा भारी हो गई। जनरलों के माथे पर पसीना आ गया। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि उन्होंने क्या नजरअंदाजा किया था। अंजलि की उंगली आखिरकार एक बिंदु पर रुक गई। सबसे घातक, अदृश्य दरार। सबसे बड़ी समस्या यह है, यह पूरी विशाल और शानदार योजना सिर्फ एक धारणा पर बनी है कि चरण 1 का हवाई हमला और विशेष बलों की घुसपैठ 100% सफल होगी। अगर 1% भी कुछ गलत होता है और दुश्मन की कुछ वायु रक्षा बच जाती है या घुसपैठ करने वाली टीम पहले ही पकड़ ली जाती है तो क्या होगा? वह अपनी सीट से उठी और विशाल ऑपरेशनल नक्शे की ओर चली गई। उस स्थिति में समुद्र से आ रहे हमारे लैंडिंग जहाजों पर दुश्मन की बची हुई तटीय तोपों और मिसाइलों से भारी हमला होगा। पीछे की आपूर्ति लाइन कट्टे बिना हमारी बख्तरबंद इकाइयां जो दुश्मन के इलाके में गहरी घुस चुकी हैं, अलग थलग पड़ जाएंगी और अंत में यह वज्र प्रहार हमारे ही सैनिकों को मौत के मुंह में धकेलने वाला एक नरक बन जाएगा। वह मुड़ी और बैठक में मौजूद सभी जनरलों को देखा। इस ऑपरेशनल योजना में जीत शब्द 84 बार और आक्रमण शब्द 62 बार आता है, लेकिन जवान शब्द केवल 17 बार आता है और सुरक्षा और निकासी जैसे शब्द एक बार भी नहीं। एक ठंडी खामोशी छा गई। अंजलि अपनी सीट पर लौटी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम को जोड़ने का निर्देश दिया। स्क्रीन पर आईएक्स स्ट्राइक कोर के कमांड सेंटर का दृश्य दिखाई दिया, जिसके केंद्र में एक विजयी भाव के साथ लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम राठौर खड़ा था। जनरल राठौर, मैंने तुम्हारी ऑपरेशनल योजना देखी। हाँ मैडम, यह हमारी आईएक्स कोर की पूरी क्षमता का एक उत्कृष्ट नमूना है। विक्रम ने प्रशंसा की उम्मीद में सीना फुलाया। हाँ, उत्कृष्ट तो है, एक अच्छी तरह से लिखी गई विज्ञान कथा उपन्यास की तरह। इस ठंडे जवाब से विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। यह ऑपरेशन जीत के लिए एक योजना नहीं है, बल्कि एक कमांडर की प्रसिद्धि की भूख को पूरा करने के लिए एक खतरनाक जुआ है। यह हमारे हजारों बेटों को मौत के मुंह में धकेलने वाली एक हत्या की योजना है। मैं भारतीय सशस्त्र बलों की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसी भी ऐसे ऑपरेशन को मंजूरी नहीं दे सकती
जो एक भी जवान को अनावश्यक खतरे में डालता हो। अंजलि ने ठंडी आंखों से स्क्रीन पर विक्रम को घूरते हुए अंतिम फैसला सुनाया। ऑपरेशन वज्र प्रहार को मंजूरी नहीं दी जा सकती। योजना को पूरी तरह से रद्द किया जाता है। इसे तुरंत नष्ट करो और अपनी शानदार रणनीति के बजाय सबसे आगे लड़ने वाले एक जवान के जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक नई योजना बनाकर रिपोर्ट करो। मैडम, एक मिनट। विक्रम ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने बिना किसी हिचकिचाहट के कनेक्शन काट दिया। स्क्रीन बंद हो गई और विक्रम का विकृत चेहरा गायब हो गया। उसकी महत्वाकांक्षी रचना राख के ढेर में बदल गई थी। लेकिन अंजलि का मन शांत नहीं था। यह सिर्फ एक लापरवाह ऑपरेशनल योजना को खारिज करने की बात नहीं थी। उसने लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम राठौर के रूप में एक कमांडर में एक बहुत गहरी और खतरनाक दरार देखी थी, और उसने महसूस किया कि इस दरार को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। अपमान, ऐसा अपमान। IX कोर कमांडर के ऑफिस में विक्रम राठौर की गुस्सैल चीख गूंज रही थी। वीडियो कॉन्फ्रेंस खत्म होने के तुरंत बाद उसने मेज पर रखी हर चीज को नीचे फेंक दिया। कीमती कलमदान और स्टेशनरी फर्श पर बिखर गए। उसका पहले परमाने के समयता रहा कि उसकी प्रतिभा का प्रमाण विज्ञान, कथा, उपन्यास और हत्या की योजना कहकर खारिज कर दिया गया था। वह असहनीय अपमान से कांप रहा था। सब बाहर जाओ, तुरंत। उसने अपने स्टाफ पर चिल्लाते हुए उन्हें बाहर निकाल दिया। दरवाजा बंद होने और अकेले रह जाने के बाद उसका गुस्सा एक ठंडे इरादे में बदल गया। उसे यकीन हो गया था कि अंजलि शर्मा ने शुरू से ही उसे निशाना बनाने के लिए जानबूझकर यह सब किया था। वह एक गैर पारंपरिक पृष्ठभूमि OTA से आई एक महिला अधिकारी थी, और वह मान रहा था कि वह उसके जैसे सच्चे अभिजात्य NDA से ईर्ष्या और भय के कारण उसे इस तरह से कुचल रही थी। ठीक है अंजलि शर्मा, तुम्हें सिद्धांत और बुनियादी बातें इतनी ही पसंद हैं, है ना? तो फिर मैं तुम्हें अपने तरीके से दिखाऊंगा। उसका गुस्सा अब बदला लेने की भावना से परे अंजलि शर्मा को सेना से हटाने के एक खतरनाक विचार में बदल गया था। उसने अपने संपर्कों और सेना के भीतर की राजनीति का उपयोग करके उसे अलग थलग करने के तरीके खोजना शुरू कर दिया। उसकी दृष्टि पूरी तरह से विकृत हो गई थी और उसने सही और गलत के बीच निर्णय लेने की क्षमता खो दी थी। केवल दुश्मनी की आग में जल रहा था। उसी समय दिल्ली में CDS के ऑफिस में जनरल अंजलि शर्मा गहरी सोच में डूबी हुई थीं। ऑपरेशन वज्र प्रहार योजना उसके लिए सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक बड़ी आग की सूचना देने वाली आपातकालीन घंटी थी। एक कमांडर जो अपने जवानों के जीवन को इतना हल्के में लेता है, क्या वह यूनिट के अन्य मामलों को सही ढंग से चला रहा होगा? पदग्रहण के दिन लॉबी में उखड़ी हुई टाइल और विक्रम का अहंकार उसके दिमाग में फिर से कौंध गया। उसकी प्रवृत्ति केवल दिखावे पर ध्यान केंद्रित करने और सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी चीजों की उपेक्षा करने की थी। अगर यह सिर्फ ऑपरेशनल योजनाओं तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे यूनिट प्रबंधन में फैल गया था, तो उसने महसूस किया कि यह व्यक्तिगत भावनाओं या दर्शन के अंतर से परे एक गंभीर मुद्दा था जो सेना की नींव को हिला सकता था। उसने चुपचाप फोन उठाया। यह कोई सामान्य सैन्य फोन नहीं था, बल्कि लाल रंग की एक सुरक्षित लाइन थी जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्री से जुड़ती थी। उसने रक्षा मंत्री के बजाय किसी और को फोन किया। रक्षा मंत्रालय के सतर्कता विभाग से कर्नल अर्जुन वर्मा से बात कराएं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोल रही हूं। कुछ क्षणों के बाद फोन के दूसरी तरफ से एक शांत और भावहीन आवाज आई। जय हिंद मैडम। कर्नल अर्जुन वर्मा। कर्नल अर्जुन वर्मा। वह रक्षा मंत्रालय के सतर्कता विभाग में एक विशेष व्यक्ति था, यमराज के उपनाम से अधिक प्रसिद्ध। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो भ्रष्टाचार की गंध आते ही पद की परवाह किए बिना किसी भी मामले की तह तक जाता था। उसके सामने 3 सितारा जनरल भी बर्खास्त हो चुके थे और दशकों से चले आ रहे सैन्य ठेकेदार गठजोड़ भी टूट चुके थे। उसके पिता एक सक्षम सैनिक थे, लेकिन उन्हें वरिष्ठों के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के कारण झूठे आरोपों में फंसाकर अपमानजनक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। उस दिन से अर्जुन के लिए सेना के भीतर भ्रष्टाचार को खत्म करना सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि जीवन का मिशन बन गया था। वह किसी भी राजनीतिक दबाव में नहीं झुकता था और केवल कानून, सिद्धांतों और सबूतों पर विश्वास करता था। अंजलि ने कर्नल अर्जुन वर्मा को अपने ऑफिस के बगल में एक छोटे निजी बैठक कक्ष में बुलाया। उसने उसे
ऑपरेशन वज्र प्रहार की घटना के बारे में नहीं बताया। वह एक कमांडर के ऑपरेशनल निर्णय का मामला था, जांच का नहीं। उस तरह से संपर्क करने पर यह अधिकार का दुरुपयोग और लक्षित जांच का मामला बन सकता था। इसके बजाय उसने एक और कहानी शुरू की। कर्नल वर्मा, क्या आपने हाल ही में आईएक्स स्ट्राइक कोर के नवनिर्मित मुख्यालय भवन के बारे में सुना है? मीडिया के माध्यम से देखा है मैडम। सुना है कि यह अब तक की सबसे अच्छी सुविधाओं वाला एक अत्याधुनिक कमांड मुख्यालय है। हाँ, अत्याधुनिक है, लेकिन उस इमारत की लॉबी में फर्श की टाइलें उखड़ी हुई थीं। अर्जुन की आंखें तेज हो गईं। वह तुरंत समझ गया कि अंजलि सिर्फ एक घटिया निर्माण की बात नहीं कर रही थी। मैं रक्षा मंत्रालय के सतर्कता विभाग से आईएक्स स्ट्राइक कोर की एक नियमित व्यापक जांच का अनुरोध करना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि आप विशेष रूप से 2 चीजों पर ध्यान दें। पहला, नए मुख्यालय भवन के निर्माण अनुबंध और प्रक्रिया की पारदर्शिता। दूसरा, क्या पिछले 2 वर्षों में यूनिट के कल्याण और सुविधा सुधार के लिए आवंटित बजट का उपयोग उसके मूल उद्देश्य के लिए सही ढंग से किया गया है। यह सीडीएस के रूप में सेना में अनुशासन और बजट की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक वैध अनुरोध है। उसके शब्द बेहद औपचारिक और सैद्धांतिक थे, लेकिन उनमें छिपे इरादे की दिशा स्पष्ट थी। यह एक मूक आदेश था कि शानदार इमारत के पीछे छिपे सच को और जवानों तक पहुंचने वाले पैसे के किसी भी हेरफेर को उजागर किया जाए। कर्नल अर्जुन वर्मा ने बिना कोई सवाल पूछे चुपचाप सिर हिलाया। मैं समझ गया मैडम। उसने सलामी दी और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद कर्नल अर्जुन वर्मा के नेतृत्व में एक छोटी चुनिंदा जांच टीम कुछ साधारण सेडान कारों में चंडीगढ़ में आईएक्स स्ट्राइक कोर के गेट से चुपचाप दाखिल हुई। उनकी यात्रा नियमित व्यापक जांच के सामान्य बहाने के तहत हुई थी, इसलिए लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम राठौर सहित कोर के किसी भी अधिकारी को उनकी यात्रा का असली मतलब पता नहीं चला। लेकिन यमराज की परछाई पहले से ही विक्रम के शानदार महल पर मंडराने लगी थी। एक अदृश्य युद्ध का दूसरा अध्याय चुपचाप शुरू हो चुका था। जब कर्नल अर्जुन वर्मा और उनकी जांच टीम आईएक्स कोर पहुंची तो उनका स्वागत लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम राठौर की सोची समझी उदासीनता और उसके स्टाफ के पीछे सहयोग से हुआ। विक्रम को जांच टीम के आने की सूचना मिली, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। नियमित जांच उसके लिए सिर्फ दिल्ली के अधिकारियों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की एक औपचारिकता थी। उसे संदेह था कि अंजलि ने उसे नियंत्रित करने के लिए अपने लोगों को भेजा है, लेकिन उसने सोचा कि यह अच्छा ही है। वह उन्हें यह दिखाने का इरादा रखता था कि वे धूल खोजने आए हैं, लेकिन उन्हें उसके फात एक सामित प्रशासन में एक भी कण नहीं मिलेगा। उन्हें कोर कमांडर के सचिवालय के बगल में एक बैठक कक्ष दे दो। वे जो भी दस्तावेज मांगें उन्हें बिना किसी देरी के उपलब्ध कराओ, उसने निर्देश दिया। लेकिन उच्च सुरक्षा वाले ऑपरेशनल दस्तावेजों को उचित प्रक्रिया के बिना मत देना। कोई बहाना मत बनाना। उनके साथ विनम्रता से पेश आओ और उन्हें जल्द से जल्द वापस भेज दो। उसके निर्देशों में आत्मविश्वास था। उसे गर्व था कि उसका प्रशासनिक काम पदभार था। जब से उसने पदभार संभाला था, हर फाइल उसकी सावधानीपूर्वक समीक्षा से गुजरी थी। हर बजट खर्च नियमों और प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन करता था। कम से कम कागजों पर तो ऐसा ही था। अर्जुन की टीम ने एक छोटे से बैठक कक्ष में काम शुरू किया। वे शांत और व्यवस्थित रूप से काम कर रहे थे, जैसे कि एक विशाल बांध की ताकत का आकलन करने वाले इंजीनियर। पहले सप्ताह वे एक बार भी बाहर नहीं गए। वे केवल दस्तावेजों के पहाड़ों से जूझते रहे। नए मुख्यालय भवन के ब्लूप्रिंट से लेकर निर्माण कंपनी के चयन, निविदा दस्तावेज, सामग्री निरीक्षण रिपोर्ट, निर्माण लागत के भुगतान का विवरण और पिछले 2 वर्षों के सभी कल्याण और सुविधा सुधार बजट से संबंधित दस्तावेज हजारों पन्नों ने कमरे को भर दिया था। विक्रम के स्टाफ ने उसके निर्देशों के अनुसार तेजी से काम किया। जांच टीम द्वारा मांगे गए दस्तावेज तुरंत डिजिटल और प्रिंटेड रूपों में प्रदान किए गए। उनका व्यवहार अत्यंत विनम्र और सहयोगी था। कुछ दिनों के बाद कोर में यह अफवाह फैलने लगी कि जांच टीम कोई बड़ी बात नहीं है। विक्रम को जब अपने एडीसी से पता चला कि टीम हर दिन केवल फाइलें देख रही है, तो वह संतोष से मुस्कुराया। उन्हें देखने दो। धूल खोजने के लिए धूल होनी भी तो चाहिए। मेरे महल में एक भी कण नहीं है। लेकिन वह यमराज अर्जुन वर्मा की असली ताकत को नहीं जानता था।
अर्जुन और उसकी टीम दस्तावेजों के ढेर में पैटर्न पढ़ रहे थे। एक पूर्व कानूनी अधिकारी ने अनुबंधों में छोटी छोटी खामियों को पकड़ा। एक पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जटिल बजट मदों के बीच सूक्ष्म धन प्रवाह को ट्रैक किया और एक निर्माण विशेषज्ञ ने ब्लूप्रिंट और सामग्री विनिर्देशों की तुलना करके उन भूतिया निर्माणों के निशान खोजे जो केवल कागजों पर मौजूद थे। फिर भी कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला। सब कुछ बहुत तोलक था। निर्माण अनुबंध एक खुली निविदा प्रक्रिया का पालन करता था और बजट खर्च की रसीदें एक एक करके सटीक रूप से संलग्न थीं। कागजों पर यह भारत की सबसे पारदर्शी और कुशलता से निर्मित इमारत थी और बजट का सबसे बुल्ली ठोता उपयोग था। जांच टीम के भीतर भी धीरे धीरे निराशा छाने लगी। सर, इस तरह हम कुछ भी नहीं ढूंढ पाएंगे। सब कुछ बहुत साफ है, एक युवा जांच अधिकारी ने शिकायत की। अर्जुन ने चुपचाप खिड़की से बाहर देखा। बाहर आईएक्स कोर का भव्य मुख्यालय भवन दिखाई दे रहा था। स्टील और कांच से बना एक विशाल महल, और उस महल की रक्षा हजारों पन्नों से बनी एक ठोस दीवार कर रही थी। उस रात सबके चले जाने के बाद भी अर्जुन अकेले कमरे में बैठकर फाइलों की फिर से जांच कर रहा था। उसकी आंखें दो फाइलों के बीच घूम रही थीं। एक का शीर्षक था कोर कमांडर ऑफिस और रिसेप्शन एरिया का नवीनीकरण, और दूसरे का अधीनस्थ यूनिट्स के जवानों के बैरकों में हीटिंग सिस्टम का प्रतिस्थापन। पहली फाइल का बजट उसकी कल्पना से परे था। बेहतरीन फर्नीचर, अत्याधुनिक साउंड सिस्टम और सुरक्षा उपकरणों के नाम पर भारी रकम आवंटित की गई थी। इसके विपरीत दूसरी फाइल का बजट हास्यास्पद रूप से कम था। यह हजारों जवानों वाले दर्जनों बैरकों के हीटिंग सिस्टम को बदलने के लिए अपर्याप्त था। दोनों परियोजनाएं कागजों पर पूरी तरह से निष्पादित बताई गई थीं। अर्जुन अपनी सीट से उठा। उसे एहसास हुआ कि वह अब तक एक बड़ी गलती कर रहा था। यह कागजी दीवार सच्चाई को छिपाने के लिए नहीं थी, बल्कि यह कागजी सच्चाई को इतनी बड़ी 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 सवाल उसके पीछे छिपी वास्तविक सच्चाई को देखने से रोकने के लिए एक चालाक उपकरण थी। कागज झूठ नहीं बोलते, वह धीरे से बुदबुदाया, लेकिन वे पूरी सच्चाई भी नहीं बताते। उसने कमरे की बत्ती बुझाई और बाहर निकल गया। अब कागजी दुनिया को छोड़कर वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने का समय था। कागजी दीवार को गिराने के लिए उसे उस दीवार की नींव में मौजूद दरारों को खुद खोजना था। उसके कदम भव्य मुख्यालय भवन की ओर नहीं, बल्कि अंधेरे में डूबे जवानों के बैरकों की ओर बढ़ रहे थे। अगले दिन से जांच टीम की कार्यप्रणाली पूरी तरह से बदल गई। कर्नल अर्जुन वर्मा ने टीम के सदस्यों को दस्तावेजों की समीक्षा रोकने और 2-3 के समूहों में आईएक्स कोर की सभी अधीनस्थ इकाइयों का दौरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने सैन्य वर्दी के बजाय साधे नागरिक कपड़े पहने और अपनी पहचान को यथासंभव गुप्त रखा। उनका मिशन जांच करना नहीं, बल्कि निरीक्षण करना था। लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम राठौर को इस बारे में सूचित किया गया, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। फील्ड में जाकर क्या बदलेगा? उसने पहले ही अपने आने के बाद सभी इकाइयों को साफ सफाई और रखरखाव को उच्चतम स्तर पर रखने का निर्देश दिया था। उसने जांच टीम के फील्ड दौरे को एक बेदाग घर के कोनों को जांचने के व्यर्थ प्रयास के रूप में देखा, लेकिन अर्जुन और उसकी टीम ने जो वास्तविकता देखी वह विक्रम के आत्मविश्वास से बहुत अलग थी। मुख्यालय से दूर एक आर्टिलरी ब्रिगेड की बैरक में कागजों पर इसे पिछले साल सभी बैरकों की खिड़कियों को बदलने और इंसुलेशन को मजबूत करने के रूप में रिपोर्ट किया गया था। लेकिन टीम ने जो देखा, जो मजबूत करने का वह जंग लगे कब्जों के कारण ठीक से बंद न होने वाली पुरानी एल्यूमीनियम की खिड़कियां थीं। खिड़की के फ्रेम पर जवानों द्वारा ठंडी हवा को रोकने के लिए लगाए गए पुराने अखबार और प्लास्टिक के टुकड़े लटक रहे थे। वे जवानों के मेज हॉल में गए। रसोई, जिसे अत्याधुनिक डिशवॉशर और गर्म पानी की सुविधा से सुसज्जित बताया गया था, की हालत भयानक थी। डिशवॉशर महीनों से खराब पड़ा था क्योंकि पुर्जे उपलब्ध नहीं थे, और जवान कड़ाके की ठंड में भी ठंडे पानी में सैकड़ों प्लेटें धो रहे थे। शुरुआत में किसी ने मुंह नहीं खोला। सैनिकों को बाहरी लोगों, विशेष रूप से वरिष्ठों को, अपनी यूनिट की समस्याओं के बारे में बताने से बचने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
अर्जुन ने उन्हें डांटा या पूछताछ नहीं की। उसने बस जवानों के साथ उनकी थाली में खाना खाया, उनके साथ रिक्रिएशन रूम में टीवी देखा और चुपचाप उनकी आवाज सुनी। बदलाव एक बहुत छोटी सी जगह से शुरू हुआ। अर्जुन के साथ खाना खा रहे एक युवा लांस नायक ने लापरवाही से कहा, आज का खाना फिर भी ठीक है, कल तो सिर्फ अचार और दाल थी, इसलिए हम सब कैंटीन जाकर नूडल्स खा आए। पता नहीं वेलफेयर का सारा पैसा कहां जाता है। वह एक चिंगारी थी। बगल में बैठे एक और जवान ने कहा, सर्दियों में हीटर तेज चलाने के लिए सूबेदार मेजर साहब से कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि ईंधन का बजट नहीं है। रात को इतनी ठंड लगती है कि हम वर्दी पहनकर सोते हैं। अर्जुन ने चुपचाप उनकी शिकायतें सुनी और अपनी डायरी में कुछ नोट किया। उसने एक और यूनिट के प्रशिक्षण क्षेत्र का दौरा किया। कागजों पर पुराने प्रशिक्षण उपकरणों को पूरी तरह से बदल दिया गया था, लेकिन जंग लगे और टूटे हुए बाधा कोर्स के उपकरण खतरनाक रूप से कमजोर थे और उपकरणों की कमी के कारण कई समूहों को एक ही उपकरण का उपयोग करके अप्रभावी प्रशिक्षण करना पड़ रहा था। निर्णायक गवाही एक सूबेदार मेजर से मिली जो सेवानिवृत्ति के करीब था और उसने अपना पूरा जीवन लॉजिस्टिक्स में बिताया था। शुरुआत में वह चुप रहा, लेकिन अर्जुन की आंखों में सेना के भविष्य के लिए सच्ची चिंता देखकर उसने हिम्मत करके बोलना शुरू किया। सर, यहां बहुत कुछ गड़बड़ है। पिछले साल हमारी यूनिट को बैरकों को बेहतरीन इंसुलेशन और डबल ग्लेजेड खिड़कियों से अपग्रेड करने के लिए एक आदेश और बजट मिला था, लेकिन एक दिन आकाश कंस्ट्रक्शन नाम की एक अज्ञात कंपनी आई और सबसे सस्ती चीनी सामग्री का उपयोग करके बस कुछ मामूली मरम्मत करके चली गई। जब मैंने देखा कि सामग्री की सूची और वास्तविक सामग्री में अंतर है और इसकी सूचना ऊपर दी, तो मुझे केवल फटकार मिली कि मैं अपने वरिष्ठ के आदेश का पालन नहीं कर रहा हूं। आकाश कंस्ट्रक्शन। अर्जुन के दिमाग में बिजली कौंधी। यह वही नाम था जो उसने अनगिनत दस्तावेजों में देखा था। वही कंपनी जिसने IX कोर के लगभग सभी निर्माण कार्यों पर एकाधिकार कर रखा था। सूबेदार मेजर ने कांपती आवाज में कहा, यह पैसा जवानों का है। उस पैसे से कोई अपनी जेब भर रहा है। एक सैनिक के रूप में अपना पूरा जीवन समर्पित करने के बाद मुझे खुद पर बहुत शर्म आती है। अर्जुन ने चुपचाप उसके कंधे पर हाथ रखा। आगे की जांच व्यर्थ थी। वह क्षेत्र से एकत्र की गई अनगिनत गवाहियों, तस्वीरों और आकाश कंस्ट्रक्शन नामक निर्णायक सुराग के साथ मुख्यालय लौट आया। स्टील के महल की रक्षा करने वाली कागजी दीवार में आखिरकार एक दरार मिल गई थी। अब बस उस दरार में घुसकर पूरे महल को ढाने की बारी थी। आकाश कंस्ट्रक्शन का नाम कर्नल अर्जुन वर्मा की जांच के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गया। जांच टीम ने इस कंपनी पर ध्यान केंद्रित करते हुए सब कुछ फिर से खंगालना शुरू कर दिया। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह एक साधारण निर्माण कंपनी थी, लेकिन अर्जुन ने रक्षा मंत्रालय के सतर्कता अधिकारी के रूप में अपने अधिकार का उपयोग करके आयकर विभाग और वित्तीय नियामक एजेंसियों से कंपनी के छिपे हुए धन प्रवाह और शेयरधारक सूची को प्राप्त किया। परिणाम चौंकाने वाले थे। आकाश कंस्ट्रक्शन के अधिकांश गैर सूचीबद्ध शेयरों का वास्तविक मालिक छद्म नामों के तहत लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम राठौर की पत्नी थी और कंपनी के निदेशक के रूप में सूचीबद्ध व्यक्ति उसका साला था। यह एक छोट पारिवारिक व्यवसाय था। विक्रम ने अपने कोर कमांडर के पद का दुरुपयोग करके अपने परिवार को यूनिट के सभी निर्माण अनुबंध दिए थे। यह अपने आप में एक गंभीर अपराध था जो उसे पद के दुरुपयोग और हितों के टकराव के लिए बर्खास्त करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन अर्जुन यही नहीं रुका। वह सिर्फ भ्रष्टाचार को उजागर नहीं करना चाहता था, वह विक्रम राठौर के भ्रष्ट चरित्र को जड़ से उखाड़ना चाहता था। उसने अभियोजकों के सहयोग से आकाश कंस्ट्रक्शन के लिए एक तलाशी वारंट प्राप्त किया। तलाशी सुबह सुबह अचानक की गई। कंपनी के ऑफिस में घुसकर जांच टीम और जांचकर्ताओं ने सभी खाते की किताबें और कंप्यूटर फाइलें जब्त कर लीं। जैसा कि अपेक्षित था, ऑल सेना को प्रस्तुत आधिकारिक खातों के अलावा एक गुप्त खाता बही तिजोरी के अंदर से मिली। गुप्त खाते की सामग्री चौंकाने वाली थी। इसमें वास्तविक निर्माण में उपयोग की गई सस्ती सामग्री की लागत और सेना से वसूले गए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री की कीमत के बीच का अंतर गैर परिचालन लाभ के रूप में दर्ज था। और इस लाभ का एक बड़ा हिस्सा हर महीने VIP कोडनेम के तहत
नकद के रूप में निकाला गया था। पिछले 2 वर्षों में वीआईपी को दिया गया पैसा करोड़ों रुपये था। यह पूछने की जरूरत नहीं थी कि वीआईपी कौन था। अब आखिरी पहेली का टुकड़ा बचा था, यह पता लगाना कि पैसा वास्तव में कहां खर्च किया गया था। अर्जुन ने गुप्त खाते में दर्ज खर्चों को ट्रैक किया। अधिकांश निकासी नकद में थी, जिससे उन्हें ट्रैक करना मुश्किल था, लेकिन कुछ बड़े खर्चों का भुगतान कंपनी के क्रेडिट कार्ड से किया गया था, और उनमें से एक विशेष प्रविष्टि ने उसका ध्यान खींचा। आयातित इंटीरियर सामग्री और सैनिटरी वेयर विशेषज्ञ विलासिता होम्स वीवीआईपी ग्राहक प्रबंधन शुल्क। अर्जुन तुरंत उस दुकान पर गया और वहां उसने आकाश कंस्ट्रक्शन के कंपनी कार्ड से किए गए विस्तृत खरीद रिकॉर्ड प्राप्त किए। इतालवी संगमरमर, जर्मन ऑडियो सिस्टम, स्विस निर्मित स्वचालित पर्दे और जापान से सीधे आयातित एक उच्च स्तरीय पूरी तरह से स्वचालित शौचालय। सभी वस्तुओं के लिए डिलीवरी का पता केवल एक ही था, आईएक्स स्ट्राइक कोर मुख्यालय भवन के भीतर कोर कमांडर का ऑफिस। अंतिम पुष्टि के लिए अर्जुन कोर कमांडर के ऑफिस गया। उसने अब अपनी पहचान नहीं छिपाई। उसने रक्षा मंत्रालय के सतर्कता अधिकारी की मुहर वाला एक आधिकारिक पत्र विक्रम के एडीसी को दिखाया। कोर कमांडर ऑफिस और संलग्न सुविधाओं के ऑन साइट निरीक्षण का अनुरोध। एडीसी का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वह एक वैध आधिकारिक पत्र को अस्वीकार नहीं कर सकता था। विक्रम उस समय ऑफिस में नहीं था। अर्जुन उसके शानदार ऑफिस में दाखिल हुआ। दीवारें चमचमाते संगमरमर से ढकी थीं और खिड़कियों पर रिमोट से नियंत्रित होने वाले पर्दे लगे थे। एक कोने में एक वाइन सेलर और एक मिनी बार था, जो शायद जनरलों की निजी पार्टियों के लिए था। अर्जुन ने ऑफिस के अंदर जुड़े कोर कमांडर के निजी बाथरूम का दरवाजा खोला और अंदर उसे पूरी सच्चाई का सामना करना पड़ा। तलाशी में मिले खरीद रिकॉर्ड में वर्णित वही सुनहरा शौचालय अपनी पूरी बेशर्मी के साथ वहां खड़ा था। कड़ाके की सर्दियों में जब जवान ठंडे पानी में हाथ धो रहे थे और ठंडी हवा में कांप रहे थे, उनके कल्याण के लिए खर्च किया जाने वाला बजट कोर कमांडर के आरामदायक शौच के लिए पिघल गया था। इस एक शौचालय की कीमत एक अधीनस्थ बटालियन की पूरी साल की हीटिंग लागत से अधिक थी। अर्जुन ने चुपचाप अपना डिजिटल कैमरा निकाला और उस शानदार शौचालय की तस्वीर ली। क्लिक की आवाज उस दिन विशेष रूप से ठंडी लग रही थी। यह एक जनरल के लालच का स्पष्ट प्रमाण था और उसके सैन्य करियर पर एक पूर्ण विराम लगाने वाली मौत की सजा के समान था। उसने ऑन-साइट निरीक्षण पूरा किया और अपने अस्थायी ऑफिस में लौट आया। फिर उसने पिछले कुछ हफ्तों की सभी जांचों के परिणामों को संकलित करते हुए अपनी अंतिम रिपोर्ट लिखना शुरू किया। रिपोर्ट के पहले पन्ने पर 2 तस्वीरें चान हन बे जमनी हन रखी गई थीं। एक तस्वीर एक जवान के बैरक की पुरानी खिड़की की थी, जिसे ठंडी हवा को रोकने के लिए प्लास्टिक से ढका गया था, और उसके बगल में कोर कमांडर के सुनहरे चमकते हुए स्वचालित शौचालय की तस्वीर थी। रिपोर्ट पूरी करने के बाद अर्जुन ने सीडीएस के ऑफिस से जुड़ी सुरक्षित फोन लाइन उठाई। मैडम, रिपोर्ट करने के लिए कुछ है, सबूत मिल गए हैं। फोन के दूसरी तरफ जनरल अंजलि शर्मा की खामोशी किसी भी शब्द से ज्यादा भारी और दृढ़ महसूस हुई। न्याय का समय निकट था। उस दोपहर भारतीय सशस्त्र बलों के सभी सितारे सांस रोके हुए थे। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय से पूरे बल को एक तत्काल आदेश जारी किया गया था। सीडीएस की अध्यक्षता में तत्काल अखिल भारतीय वरिष्ठ कमांडरों की वीडियो कॉन्फ्रेंस आज 1400 बजे आयोजित की जाएगी। सभी को बिना किसी अपवाद के उपस्थित रहना अनिवार्य है। सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों से लेकर प्रत्येक कोर कमांडर, फ्लीट कमांडर और एयरबेस कमांडर तक सेना के सभी प्रमुख कमांडर निर्धारित समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम में लॉग इन हुए। जनरलों के चेहरों पर गंभीर तनाव था। उन्हें लगा कि सीमा पर कोई गंभीर खतरा पैदा हो गया है या कोई बड़ा सैन्य अभियान इमिनेंट है। लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम राठौर ने भी अपने ऑफिस से सिस्टम में लॉग इन किया। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट थी। वह सोच रहा था कि अंजलि शर्मा उसे परेशान करने के लिए अब कौन सा नया बहाना बनाएगी, लेकिन साथ ही उसने इसे अपनी ताकत दिखाने का एक अवसर भी माना। वह मानता था कि जांच टीम बिना किसी सफलता के लौट गई है, इसलिए उसे कोई डर नहीं था। जैसे ही स्क्रीन के केंद्र में सीडीएस जनरल अंजलि शर्मा का चेहरा दिखाई दिया, विभिन्न कमांड सेंटरों का शोरगुल तुरंत शांत हो गया। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था,
लेकिन उसके पीछे तूफान से पहले की शांति जैसी भारी ऊर्जा थी। आज मैंने सभी कमांडरों को यहां दुश्मन के उकसावे या ऑपरेशनल स्थिति पर चर्चा करने के लिए नहीं बुलाया है। इस अप्रत्याशित शुरुआत से सभी हैरान थे। आज की यह बैठक हमारी सेना के अस्तित्व के कारण पर फिर से सवाल उठाने के लिए बुलाई गई है। हमारे कंधों पर लगे सितारे वास्तव में किसके लिए और किसके लिए चमकने चाहिए, इस पर बात करने के लिए। इस भव्य लेकिन अस्पष्ट परिचय पर विक्रम ने मन ही मन हंसा फिर से शुरू हो गई। इस पुरानी आदर्शवादी का उपदेश। सबसे पहले हम रक्षा मंत्रालय के सतर्कता विभाग की रिपोर्ट सुनेंगे, जनरल शर्मा ने धीरे से कहा, और उनके बगल में एक नया व्यक्ति दिखाई दिया, एक साफ सुथरे और तेज तर्रार कर्नल अर्जुन वर्मा, और बताया, मैं कर्नल अर्जुन वर्मा, रक्षा मंत्रालय का सतर्कता अधिकारी, आईएक्स स्ट्राइक कोर पर नियमित जांच के परिणाम प्रस्तुत करूंगा। उस पल विक्रम का दिल डूब गया। यह कोई नियमित जांच नहीं थी। यह नियमित जांच की परिणाम रिपोर्टिंग बैठक नहीं थी। यह एक सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया फांसी का मंच था, जो उसे सभी कमांडरों के सामने सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के लिए बनाया गया था। उसके चेहरे से आत्मविश्वासी मुस्कान गायब हो गई और एक ठंडी चिंता ने उसे घेर लिया। कर्नल अर्जुन वर्मा ने भावहीन आवाज में रिपोर्ट करना शुरू किया। उसकी रिपोर्ट एक अच्छी तरह से बनाई गई डॉक्यूमेंट्री की तरह थी, जो ठंडे तार्किक तथ्यों के साथ विक्रम का गला घोंट रही थी। जांच के परिणाम स्वरूप यह पाया गया है कि आईएक्स स्ट्राइक कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम राठौर ने अपने पद का दुरुपयोग करके पिछले 2 वर्षों में आकाश कंस्ट्रक्शन, जिसके निदेशक उनके साले हैं, को कुल 23 अनुबंध, जिनकी कीमत 500 करोड़ रुपए से अधिक है, एकल स्रोत के आधार पर दिए। स्क्रीन पर विक्रम के परिवार के संबंधों का चार्ट और आकाश कंस्ट्रक्शन के कॉर्पोरेट रिकॉर्ड सबूत के तौर पर दिखाए गए। जनरलों के बीच धीमी आहें सुनाई दी। आकाश कंस्ट्रक्शन ने सेना के साथ उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करने का अनुबंध किया, लेकिन वास्तव में कम गुणवत्ता वाली घटिया सामग्री का उपयोग करके भारी मुनाफा कमाया। इस मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा वीआईपी कोडनेम वाले एक छद्म खाते में स्थानांतरित किया गया था। गुप्त खाते की प्रतियां और धन प्रवाह दिखाने वाले चार्ट स्क्रीन पर भर गए। विक्रम का चेहरा अब तक पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। कर्नल अर्जुन वर्मा एक पल के लिए रुके और बैठक में मौजूद सभी कमांडरों को देखा, और फिर उसकी रिपोर्ट अपने अंतिम, सबसे घातक चरमोत्कर्ष पर पहुंची। तो मैं अब रिपोर्ट करूंगा कि यह अवैध धन वास्तव में कहां खर्च किया गया था। स्क्रीन बदल गई। एक विशाल स्क्रीन 2 भागों में विभाजित हो गई। बाईं ओर एक जवान के बैरक का दयनीय दृश्य था, जिसमें पुरानी खिड़की को ठंड से बचाने के लिए अखबारों और टेप से ढका गया था, और दाईं ओर एक शानदार बाथरूम था, जो चमचमाते इतालवी संगमरमर से बना था, जिसके केंद्र में एक अत्याधुनिक जापानी स्वचालित शौचालय अपनी पूरी शान के साथ खड़ा था। यह लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम राठौर का निजी बाथरूम था। कर्नल अर्जुन वर्मा की ठंडी आवाज पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में गूंज उठी। बाईं ओर की तस्वीर एक बैरक की वास्तविकता है, जहां जवान हीटिंग बजट की कमी के कारण ठंड में सर्दियां बिता रहे हैं, और दाईं ओर कोर कमांडर का निजी बाथरूम है, जिसे जवानों के कल्याण के लिए आवंटित धन की हेराफेरी करके सजाया गया है। उस एक शौचालय की कीमत उस बैरक में रहने वाली पूरी बटालियन की 1 साल की हीटिंग लागत से अधिक है। एक चौंकाने वाली खामोशी। सभी कमांडर अवाक थे। यह सिर्फ एक भ्रष्टाचार का खुलासा नहीं था, यह एक भयानक और नग्न सबूत था कि कैसे एक सैन्य कमांडर के रूप में आवश्यक न्यूनतम विवेक और सम्मान को नष्ट कर दिया गया था। सभी की निगाहें वीडियो कॉन्फ्रेंस स्क्रीन पर विक्रम राठौर पर टिक गईं। वह अपनी सीट से उछलकर स्क्रीन की ओर चिल्लाया, यह एक साजिश है, यह सब मनगढ़ंत है। उस औरत ने, सीडीएस अंजलि शर्मा ने, मुझे नीचे खींचने के लिए यह गंदी साजिश रची है। जैसे ही उसकी चीख हवा में गूंजी, आखिरकार जनरल अंजलि शर्मा अपनी सीट से उठी। उसकी आंखों में अब शांति नहीं थी, एक ठंडे गुस्से की आग थी जो दुख के साथ मिली हुई थी। मनगढ़ंत। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसने कमरे की सारी हवा को अपने वश में कर लिया। क्या उस जवान की पुरानी खिड़की मनगढ़ंत है? क्या ठंड में कांप रहे उन जवानों का दर्द मनगढ़ंत है? लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम राठौर। उसने मेज पर मुक्का मारा। धड़ाम।
की आवाज के साथ सबने सांस रोक ली। तुम्हारे कंधे पर लगे सितारे तुम्हारे अधीनस्थों पर शासन करने के लिए नहीं दिए गए हैं। वे उनके ठंडे पैरों को गर्म करने, उनके आंसू पोंछने और उनके जीवन की रक्षा करने के लिए एक ढाल बनने के लिए दिए गए हैं। यह देश और लोगों द्वारा सौंपी गई अंतिम जिम्मेदारी का प्रतीक है। उसने स्क्रीन पर विक्रम को घूरते हुए कहा, जैसे कि उसकी आत्मा को भेद रही हो, जो अपने अधीनस्थ की गर्मी छीनकर अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करता है। उसके लिए वे सितारे एक चमकदार सम्मान नहीं, बल्कि इतिहास का सबसे भारी और बदसूरत लोहे का टुकड़ा है। जैसे ही जनरल अंजलि शर्मा का भाषण समाप्त हुआ, विक्रम के ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला। सैन्य पुलिस के जवान, जिनकी बांह पर एमपी का बैंड था, अंदर दाखिल हुए। वे तेजी से उसके सामने आए और बिना सलामी दिए ठंडे स्वर में कहा, लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम राठौर, आपको भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सरकारी धन के गबन के आरोप में तत्काल गिरफ्तार किया जाता है। आप एक वकील रख सकते हैं। जब एक एमपी उसे उसके अधिकार बता रहा था, तब दूसरे ने आगे बढ़कर विक्रम की वर्दी के कंधे से लेफ्टिनेंट जनरल के प्रतीक चिन्ह को बेरहमी से फाड़ दिया। एक चर्र की आवाज के साथ उसके 3 सितारे, जो उसका सब कुछ थे, शक्तिहीन होकर फर्श पर गिर गए। वह अपनी कुर्सी पर ढह गया। उसका सैन्य करियर, उसकी महत्वाकांक्षाएं, सब कुछ खत्म हो गया था। सभी कमांडरों ने इस अपमानजनक दृश्य को स्क्रीन पर लाइव देखा। बैठक समाप्त होने और सबके चले जाने के बाद जनरल अंजलि शर्मा अकेले कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ी होकर खिड़की से दिल्ली के दृश्य को देखती रहीं। उसकी लड़ाई सिर्फ विक्रम राठौर के खिलाफ नहीं थी। यह सेना में गहरी जड़ें जमा चुकी गलत प्रथाओं, सत्तावाद और नेतृत्व की कमी के खिलाफ लड़ाई थी। आज उसने एक बड़े कैंसर को हटा दिया था, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। लेकिन उसने आशा देखी। आज के बाद जब भी कमांडर अपने कंधों पर लगे सितारों को देखेंगे, तो वे एक बार फिर उनके वजन के बारे में सोचेंगे। वे अपने दिलों में यह बात बैठा लेंगे कि उन सितारों को अपनी सुख सुविधाओं की नहीं, बल्कि एक गुमनाम जवान की गर्मी की रक्षा करनी है। ठंडी खिड़की के शीशे में उसके कंधे पर लगे 4 सितारे विशेष रूप से भारी और विशेष रूप से उज्जवल चमक रहे थे।